अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर, क्लाइमेट चैप्टर के अंदर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन लेने के बाद यहाँ तक आपको ये पता चल गया अब कि हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है ना। और यदि हम लोग ठंडा और गर्मी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फिर हमारा मॉडरेट क्लाइमेट है, यानी कि बेसिकली इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप है, यानी कि बरसात यहाँ पे ऑन एन एवरेज ज़्यादा होता है, पहला बात। दूसरा बात, और यदि ठंडे और गर्मी के हिसाब से बात करें तो हमारा क्लाइमेट मॉडरेट है, जो कि हमने आपको पिछले वाले क्लास में भी बताया था। तो उसके हम लोगों ने कवर किया। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एक अलग टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। दे आर एज फॉलोज, यानी कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो इन 6 बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वो 6 बात हमारा कौन कौन सा है? पहला है आपका एल्टीट्यूड, दूसरा है पहला लैटिट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और तीसरा है आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम, चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटिलिटी भी कहते हैं, पांचवा है ओशन करेंट्स, और छठवां है आपका रिलीफ फीचर्स। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये सिंपल सा है कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होगा वो इन 6 बातों पे डिपेंड करता है, जिसमें लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स और आपका रिलीफ फीचर्स। अब इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये क्या क्या है और किसके बारे में ये बात कर रहा है। अच्छा, याद कीजिए, अपना क्लास 6 में भी आपने पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा। लैटिट्यूड का मतलब कौन सा लाइन होता था? जो कि लेटा हुआ है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे हम लोगों को ना, जैसे हमने आपको बताया भी था, लेकिन यदि हम लोगों को ना जब बचपन में याद नहीं होता था ना हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, तो मैडम बोलती थी देखो लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, ठीक है, और वर्टिकल का मतलब जो खड़ा है, सिंपल सा। तो लैटिट्यूड का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? वो लाइन जो कि हमारा बिल्कुल लेटा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लैटिट्यूड के बारे में क्या खास बात कहा गया है, देखो थोड़ा। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज हाई, यानी कि हॉट रहता है, एंड एट द पोल्स इज लो। अच्छा देखो, अच्छा एक ना बहुत ही बेसिक सवाल हम आपसे पूछते हैं, ठीक है। हमारा जो अर्थ का शेप है, हमारे अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? पूरा गोल है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब चूंकि आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है तो अब आपको वहां से पता है कि हमारे अर्थ का जो शेप है वो पूरा गोल नहीं है। एक्चुअली हमें हमारे अर्थ का जो शेप है ना, वो किस शेप का पता है? अंडे के शेप का, ओवल, यानी कि हमारा जो अंडा है सिंपल सा, उस शेप का हमारे अर्थ का शेप है। तो अब आपने बचपन वाले क्लास में भी पढ़ा था कि हमारे वर्ल्ड मैप में, यानी कि जो हम लोग ग्लोब पढ़ते थे बचपन वाले क्लास में, बताइए सबसे ज्यादा धूप यानी कि सोलर एनर्जी कहाँ पे आता है? इक्वेटर पे। यानी कि एक जो हमारा वो इमेजिनरी लाइन जो कि वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उस वाले एरिया में हमारा जो भी प्लेस होता है वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आता है। ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर पे धूप ज़्यादा आएगा तो इक्वेटर के नीचे हमारा जो भी प्लेस होगा वो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो फिर सवाल है कि सर फिर ठंडापन कहाँ पे महसूस होगा? ऊपर और नीचे, सिंपल सा पोल पे, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो सिंपल सा मतलब है कि आप अपने माइंड में ग्लोब लाइए, ग्लोब के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ठंडा बहुत पड़ता है, उसका जो बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड के बारे में। अगला है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का सिंपल सा मतलब क्या है? हाइट, ठीक है। अच्छा, मैथ्स में भी हम लोग पढ़ते हैं ना एल्टीट्यूड। अच्छा, कई बार तो हाइट को एल्टीट्यूड लिख देता है मैथ में खास करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड को ही हम लोग हाइट बोलते हैं, सिंपल सा। तो ये सिंपल सा देखते हैं कि हाइट के बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है। If we go from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. Temperature decrease करने का मतलब cold। अच्छा, एक बात ना बहुत सिंपल सा, मतलब लॉजिक लगाइए, बहुत सिंपल सा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग धरती के सरफेस से ऊपर जाते हैं आसमान की ओर, हमारा टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है? घटता है। इसका मतलब हो गया कि हम लोगों को ना ठंडा लगने चालू हो जाते हैं। आप ना इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। क्या आप कभी भी पहाड़ पे चढ़े हो? किसी पहाड़ पे अभी तक आप नहीं चढ़े, मतलब चलो कोई बात नहीं, हम ना अपना एग्जांपल देते हैं आपको। हालांकि जम्मू कश्मीर तो ऐसे ही ठंडा वाला जगह है, ठीक ना, लेकिन जम्मू कश्मीर में ना हम वैष्णो देवी जब गए थे तो वहाँ पे पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है 15-16 किलोमीटर। जितना ज़्यादा आप पहाड़ के ऊपर जाते जाओगे
उतना ज़्यादा आपको ठंडा लगता चला जाएगा। और एक समय में तो हम उतना ऊपर थे कि बादल से मेरा बात हो रहा था, मतलब बादल के भी ऊपर। जो भी बच्चे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में जो वैष्णो देवी गए होंगे ना, वो इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। और ख़ास करके हम गए थे अगस्त के टाइम समय में, तो बरसात बहुत होता है। और बरसात किसके वजह से होता है? बादल की वजह से। और जब हम वैष्णो देवी वहाँ पे गए, तो जहाँ पे वैष्णो देवी है ना, मतलब जहाँ पे वैष्णो देवी जी हैं, तो वहाँ पे तो उतना फिर भी ठीक है, वहाँ पे उतना बादल नहीं नज़र आता आपको। ऊपर भी आपको जाना पड़ता है 3 किलोमीटर, जहाँ पे हमारा भैरव देव है। वहाँ पे जब आप चले गए ना, तो वहाँ से आपको नीचे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आप बादल के भी ऊपर होते हो। बादल के ऊपर, सही में बता रहे हैं आपको। बहुत सारे बच्चे इसमें रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो वैष्णो देवी गए हैं, आप बादल के ऊपर होते हो। बादल का जो वाटर वेपर होता है ना, वो डायरेक्टली आपके मुंह से आके टकराता है। मतलब अचानक क्या हुआ ना, जब हम उतना ऊपर चले गए, तो पहली बार गए थे, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा हमको। और पूरा का पूरा मतलब मेरे मुंह से आके वाटर वेपर टकरा रहा है। और एक बार जब हम अपने चेहरे पे उंगली, मतलब पूरा अपना हाथ फेरे, तो मेरा पूरा हाथ भीग चुका था। और बाल तो पूरा ऐसे लग रहा था जैसे बाल के ऊपर कोई फोम डाल दिया है। फोम का मतलब जो होता है ना, बर्थडे में उड़ाते हैं हम लोग, उस प्रकार का। मतलब सिंपल से बताना ही हम ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आप धरती के सरफेस से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी कि आपको ठंडा लगने लगता है। देयरफॉर द माउंटेन्स आर कोल्ड। इसीलिए माउंटेन्स हमारा एक्चुअली कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचा ऊंचा माउंटेन होता है। जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपको ठंडा ज़्यादा लगता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड के बारे में, यानी कि हाइट के बारे में। तो हाइट भी किसी जगह का क्लाइमेट डिसाइड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं आपको, जैसे आपका हिमालय का रीजन, हिमालय के रीजन में पता है आपको, सब पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि वहाँ पे अक्सर कैसा मौसम रहेगा? ठंडा वाला। तो बताइए वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? गर्मी वाला या ठंडा वाला? ठंडा वाला, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ बहुत सारे हैं। तो एल्टीट्यूड भी, यानी कि हाइट भी हमारा डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। अगला है आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इन समर wind flows from ocean to land, because in summer land becomes very hot than ocean, and the hotter air of land is lighter in weight, so it goes up in the atmosphere। बहुत ही ध्यान से इसको समझिए। गर्मी में क्या होता है ना, समुद्र के कंपैरिजन में हमारा जमीन ज़्यादा गर्म होता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि गर्मी के समय में समुद्र के कंपैरिजन में हमारा जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। और आपको पता है, यदि हमारा लैंड गर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि लैंड के ऊपर जो एयर है वो गर्म हो रहा है। और गर्म हवा हमेशा क्या होता है? हल्का होता है। वो हमेशा कहाँ उड़ना चाहता है? ऊपर, आसमान की ओर उड़ना चाहता है। अब जरा बताइए, गर्मी के समय में हमारा समुद्र बिल्कुल ठंडा है, ठीक है, और हमारा ज़मीन जो बिल्कुल गर्म है। तो ज़मीन हमारा गर्म है, तो ज़मीन के ऊपर जो हमारा हवा है वो बिल्कुल लाइट हो चुका है, हल्का हो चुका है। वो हल्का होने की वजह से ऊपर एनवायरनमेंट में चला गया, तो ज़मीन के ऊपर क्या खाली हो गया? हमारा जगह खाली हो गया। तो उस जगह को भरने के लिए कहीं से तो हवा आएगा, तो वो हवा कहाँ से आएगा? समुद्र से हमारा हवा आता है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि गर्मी के समय में हवा किधर से किधर मूव करता है? समुद्र से लैंड की ओर मूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि गर्मी के सीजन में हमारा लैंड ज़्यादा हीट होने की वजह से उसका हवा गर्म होने की वजह से वो ऊपर आसमान में उड़ जाता है, और उस खाली जगह को भरने के लिए हमारा ठंडा हवा आता है कहाँ से? समुद्र से लैंड की ओर आता है। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता था कहाँ पे? ठंडे के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एम्प्टी स्पेस ऑफ लैंड इज फिल्ड बाय द कोल्ड एयर फ्रॉम ओशन टू लैंड, यानी कि लैंड के ऊपर जो आपका खाली जगह हो जाता है, हवा जो बिल्कुल नहीं बचता, उस खाली जगह को भरने के लिए हमारा हवा आता है समुद्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सिनेरियो कब देखने को मिलता है? जब गर्मी का बात होता है। लेकिन ठंडे में हमारा बिल्कुल सिचुएशन बदल जाता है। ठंडे में क्या होता है? देखो, इन विंटर wind flows from land to ocean, because in winter ocean becomes very hot than land, and hotter air of ocean is lighter in weight, so it goes up in the atmosphere। तो ठंडे में क्या होता है? ठंडे के समय में समुद्र का पानी थोड़ा सा गर्म ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैंड। तो गर्म पानी हो गया किसका? समुद्र का। और गर्म पानी के ऊपर क्या होगा? हमारा हवा भी कैसा होगा? गर्म होगा, हॉट होगा। तो हवा हमारा इतना हल्का हो जाता है कि आसमान में चला जाता है। और वहाँ पे समुद्र के ऊपर क्या हो गया? हमारा स्पेस खाली हो गया। तो उस खाली स्पेस को भरने के लिए हवा किधर से आएगा? लैंड से समुद्र की ओर आता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको बताना ये चाहते हैं कि गर्मी के समय में एयर का मूवमेंट समुद्र से लैंड की ओर होता है, और जाड़े के समय में एयर का मूवमेंट लैंड से समुद्र की ओर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?
आगे बढ़ते हैं फिर। द एम्प्टी स्पेस ऑफ ओशन इज फिल्ड बाय द कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड टू ओशन। सिंपल सी बात है, यानी कि जाड़े के समय में जो हमारा ओशन के ऊपर जो हवा था वो जो बिल्कुल खाली हो जाता है, उस हवा को भरने के लिए हमारा बिल्कुल एक ठंडा हवा आता है जमीन से, यानी कि लैंड से हमारा समुद्र की ओर हमारा हवा बढ़ता है बेसिकली। तो ये हो गया हमारा प्रेशर और विंड सिस्टम। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ना थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं ये। चलो पहले एग्जाम्पल लेते हैं गर्मी का, ठीक है। गर्मी के सीजन में हमारा जमीन ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो हमारा हवा किधर से किधर मूव करेगा? सी से लैंड करेगा। इसका मतलब समझ में आता है आपको? इसका मतलब ये है कि जो हवा हमारा समुद्र के ऊपर है उसमें प्रेशर कैसा है? ज़्यादा है, यानी कि उसका प्रेशर हाई है। तो हाई प्रेशर वाला किधर की ओर बढ़ेगा? लो प्रेशर की ओर, यानी कि जहाँ पे आपका जमीन गर्म हो चुका था और उसका हवा जो एनवायरनमेंट में जाके मिल चुका था वहाँ पे प्रेशर आप क्रिएट हो चुका है लो प्रेशर। तो हवा हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है जाड़े के गर्मी के समय में। और सेम चीज़ हमारा किधर होगा? ठंडे के समय में। बस फर्क यह है कि ठंडे के समय में हमारा जो हवा है वो जमीन से यानी कि लैंड से समुद्र की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे भी हमारा हाई प्रेशर किधर था? लैंड पे। लो प्रेशर किधर था? समुद्र के ऊपर। तो हाई से लो की ओर बढ़ा। तो एयर का नेचर ही होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसको हम लोग कॉन्टिनेंटलिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखा जाए। इसमें लिखा हुआ है द क्लाइमेट रिमेन्स मॉडरेट ओवर द कोस्टल एरियाज। देखो कोस्टल एरिया का मतलब आपको पता है, जो एरिया हमारा समुद्र के किनारे है ना उसको हम लोग कहते हैं कोस्टल एरिया। जैसे आपको पता है महाराष्ट्र हो गया आपका, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया आपका, फिर से आपका उड़ीसा हो गया, ये सब क्या है? आपका कोस्टल एरिया है बेसिकली, जो कि समुद्र के बगल में है। तो वहाँ का क्लाइमेट ना मॉडरेट होता है, ना है ज़्यादा गर्मी ना है ज़्यादा ठंडा, क्योंकि समुद्र के बगल में भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। लेकिन जैसे जैसे आप उस जगह से दूर जाते रहते हो तो फिर आपको मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। यानी कि जब तक आप समुद्र के किनारे हैं तब तक आपको मौसम का कोई पता भी नहीं चलेगा कि गर्मी है कि ठंडा है। लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ से दूर जाओगे फिर आपको मौसम का फ़र्क पता लगने लगता है। यदि आप गर्मी वाले एरिया में जाओगे आपको गर्मी लगेगा, ठंडे वाले एरिया में जाओगे तो ठंडा लगेगा। लेकिन जब तक आप कोस्टल एरिया के बगल में हो तो फिर आपको उतना पता नहीं चलता, मॉडरेट होता क्लाइमेट। आगे बढ़ते हैं। दिस कंडीशन इज नॉन एज कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब होता है वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। मतलब गर्मी के समय में बहुत गर्मी और जाड़े के समय में बहुत ज़्यादा जाड़ा, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, दिस कंडीशन इज नॉन एज कॉन्टिनेंटलिटी। सिंपल सा मतलब है, मतलब गर्मी के समय में बहुत गर्मी और जाड़े के समय में बहुत जाड़ा, इस सिचुएशन को हम लोग, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। सिंपल सी बात है। आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए अगला हमारा है ओशन करंट। ओशन करंट क्या होता है देखा जाए। ओशन करंट का मतलब है इट इज द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर विच फ्लोज कॉन्स्टेंटली इन अ डिफिनिट पैटर्न। कॉन्स्टेंटली का मतलब कॉन्स्टेंट, सिंपल सा आप समझ लो। मतलब ओशन करंट का मतलब होता है ओशन में वाटर का जो मूवमेंट है ना लगातार जो होता रहता है हवा चलने की वजह से, उसी को हम लोग कहते हैं ओशन करंट। जिसका इसका मतलब ये हो गया कि आप समुद्र के किनारे कभी जाओ, हवा चलने की वजह से ना समुद्र के ऊपर एक लहर चलता रहता है हमेशा, है ना, वेव चलता रहता है, उसी को हम लोग सिंपल सा कहते हैं ओशन करंट। यहाँ पे करंट का मतलब कोई बिजली उजली का बात नहीं कर रहा है। करंट का सिंपल सा मतलब है कि समुद्र के ऊपर जो आपको एक थोड़ा सा पानी का बहाव दिखता है हवा चलने की वजह से, उसी को हम लोग ओशन करंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट भी हमारे कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। पहला आपका कोल्ड ओशन करंट और दूसरा आपका वार्म ओशन करंट। सिंपल से मालूम चल रहा है? सिंपल सा कोल्ड ओशन करंट का मतलब हो गया जो कि बिल्कुल ठंडा हवा चलेगा, और वार्म ओशन करंट का मतलब हो गया जो कि बिल्कुल थोड़ा सा गर्म होगा। तो वही इसमें लिखा है इफ कोल्ड ओशन करेंट्स पास्ड ओवर एन एरिया द एरिया बिकम्स कोल्ड। यानी कि यदि किसी एरिया से हमारा कोल्ड ओशन करंट पास हो जाए तो ऑब्वियस बात वो एरिया कैसा हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो खुद नेचर में कैसा होता है ओशन करंट आपका ठंडा होता है। उसी प्रकार से यदि आपका वार्म ओशन करंट का हवा यदि किसी जगह से पास हो जाए तो वो जगह कैसा हो जाएगा आपका
वार्म हो जाएगा यानी कि गर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए अगला आपका है रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या है? देखो, रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। रिलीफ का सिंपल सा मतलब है ना कि वहां का माहौल कैसा है। माहौल का मतलब हो गया कि वहां का मतलब वहां पे पहाड़ी एरिया कितना है, वहां पे बरसात कितना होता है, इसी को सिंपल सा हम लोग कह देते हैं रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या हो गया कि आजू बाजू में पहाड़ी इलाका कितना है, बरसात कितना होता है, जंगली एरिया कितना है, तो इसके वजह से भी हमारा किसी भी जगह का क्लाइमेट डिसाइड होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स, दे मे कॉज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश। इफ दे आर हाई एनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं आपको, जैसे आपका हिमालय का जो रीजन है ना, आपको पता है हिमालय रीजन में बहुत सारे ऐसे ऐसे पहाड़ जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, तो जब हमारा हवा उससे जाकर टकराता है तो उसको पार नहीं कर पाता। इसका मतलब कि सारा हवा हिमालय के इधर ही रह जाता है, और जब उतना सारा हवा हमारा आसमान में एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो वहीं पे हमारा रूप ले लेता है वो बादल का, और बादल के बाद फिर वो किसका रूप लेगा? बरसात का। सिंपल सा है, तो वही हमारा होता है। तो सिंपल से यहाँ पे है कि हमारा जो माउंटेन्स होते हैं बड़े बड़े, वो किसका काम करते हैं? बैरियर का, मतलब कि हवा को रोकने का काम करते हैं वो लोग। और जब वो हवा को रोकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जमा होगा हमारा बादल, बादल बनेगा, और बादल बनने के बाद फिर वहाँ पे बारिश होगा। यही कारण है कि पहाड़ी इलाके में बरसात ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत इसमें? जैसे आप जम्मू कश्मीर आ जाओ, पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे बरसात भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं हमारे बादल टकराते हैं और टकरा के वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसको रोक दिया, वो बैरियर का काम किया। तो जब बादल बहुत सारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे भयंकर रूप से बारिश भी होता है। कभी आप जम्मू कश्मीर जाओ अगस्त के समय में, आपको पता चलेगा एक्चुअल में बारिश क्या होता है। बारिश वहाँ पे बहुत होता है। फिर सवाल है कि सर अगस्त के समय में बारिश तो हमारे बिहार में भी होता है, लेकिन बिहार का बारिश ना जम्मू कश्मीर के बारिश के मुकाबले कुछ नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि बारिश यहाँ पे ना के बराबर है। जो बारिश आप यहाँ पे देखते हो ना पूरे सीजन में, उतना बारिश वहाँ पे 5 दिन में हो जाता है जम्मू कश्मीर में। क्यों? पता है रीजन ये इसका सबसे बड़ा ये है कि पहाड़ी इलाका है, सारा बादल टकराता है पहाड़ से और सब जगह जगह पे इकट्ठा हो जाता है, और अचानक बादल वहाँ पे चालू हो जाता है बरसना, इस तरीके से। इसीलिए तो इस तरीके से हमने इस वाले टॉपिक को अभी कंप्लीट किया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।